हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए, इसमें हम लोगों को बोल रहे हैं कि 7th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पहेली और बूजो थे, है ना, वो उन्होंने विज़िट किया था अपना एक फॉरेस्ट, एक जंगल में वो लोग गए थे अपने अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ईगर थे, काफ़ी उत्सुक थे अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए अपने क्लासमेट्स को, और अदर चिल्ड्रन, बाकी बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब चाहते थे कि वो शेयर करें पहेली और बूजो की क्या क्या उन्होंने देखा जब उन्होंने विज़िट किया भरतपुर सेंचुरी को। तो सम अदर्स हैड हर्ड, और बाकी लोगों ने भी सुना था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखिए, पर्पस क्या है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाने का। देखिए, ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि जो एनिमल स्पेशीज़ हैं, प्लांट स्पेशीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करके जंगलों में उनके नेचुरल हैबिटाट में जिस तरीके से वो नेचुरली रहते हैं वहाँ पर उनको रखा जा सके। इसलिए हम लोग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह बनाते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना। तो फॉरेस्ट लगाना मतलब, फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें पेड़ लगाए जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना। पेड़ों को काटना क्या होता है, कैसे काटते हैं, मतलब क्यों काटा जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पर, और जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए प्लांट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मगर क्या है, मेजर थ्रेट जो है ऑफ काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म को, इवन ह्यूमन बींग्स को भी, काफ़ी सारे जानवरों को किस वजह से खतरा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों की कटाई की वजह से। हम लोगों को तो पता है ना, कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्लियरिंग और फॉरेस्ट, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन होता है। और लैंड जो है, जिस लैंड पे, जिस ज़मीन पर पहले जंगल था, उसको दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करना। ट्रीज़ जो हैं फॉरेस्ट में काटे जाते हैं, वो कई सारे पर्पसेस के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए पेड़ों को काटा जाता है। एक पर्पस होता है लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब अब उस पर खेती बाड़ी की जाएगी जहाँ पर पहले जंगल था। घर बनाने के लिए, फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए, और फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी का फर्नीचर होता है ना, यूज़ किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए। लकड़ी को एज अ फ्यूल, लकड़ी जलाने के लिए, खाना पकाने वगैरह के लिए, इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं, मतलब अपने आप ही जो डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, फॉरेस्ट फायर लग जाती हैं, मतलब जंगलों में आग लग जाती है। और सीवियर ड्रॉट, मतलब कई बार बारिश नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा सूखा आ जाता है, तब भी जो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ खुद ब खुद टूट करके गिरने लगते हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिलता, या फिर जंगलों में जब आग लग जाती है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के, अभी हमने डिफॉरेस्टेशन देखा और डिफॉरेस्टेशन किस वजह से होता है वो देखा। अब क्या फ़र्क पड़ता है पेड़ों के कटने से या फिर डिफॉरेस्टेशन होने से। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, तो पहेली और बूजो रिमेंबर करते हैं, मतलब याद करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ता है मतलब गर्मी बढ़ती है, पोल्यूशन बढ़ता है हमारे अर्थ पे। तो टेम्परेचर बढ़ता है, पोल्यूशन, प्रदूषण बढ़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पेड़ जो होते हैं ना, वो ठंडक पहुंचाते हैं अर्थ पे, और जो पोल्यूशन होता है उसको अपने अंदर भी समा लेते हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो पोल्यूशन हवा में रहेगा, हमारे एनवायरनमेंट में रहेगा, और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और क्या होता है, इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है, पेड़ प्रोवाइड करते हैं। पेड़ ही नहीं होंगे ऑक्सीजन देने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। ग्राउंड लेवल जो है, वाटर मतलब पानी जो है ज़मीन में, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ जो हैं वो अपनी जड़ों के हेल्प से पानी को बचा करके रखते हैं, ज़मीन में टिका करके रखते हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो ज़मीन में पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब कर देता है बैलेंस इन नेचर। नेचर में जो पूरा का पूरा बैलेंस बना हुआ है, डिफॉरेस्टेशन उसको ख़राब कर देता है। तो प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूजो को बताया था कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली पेड़ों को काटते रहेंगे तो रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब बारिश भी कम हो जाएगी, और जो हमारी अच्छी सॉइल होती है ना, हमारी जो अच्छी मिट्टी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और चेंजेस होंगे, नेचुरल कैलामिटीज़ आएंगी, मतलब प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आएंगी, जैसे कि बाढ़, सूखा, ये सब भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगा। अब इसमें और आगे बताएं, रिकॉल दैट प्लांट्स
एंड नीड कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, ये भी पता है हमको। कुछ जो पेड़ हैं, फ्यूअर ट्रीज का मतलब है अब पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, तो कम ट्री होंगे तो एक तो वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, और दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेने के लिए कोई नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरनमेंट में और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और इसकी वजह से क्या होगा, इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा है और बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है अर्थ पे हीट को ट्रैप करना, मतलब गर्मी को ट्रैप करके रखना, ये काम ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि अर्थ पे जो सन की रेज आती हैं उसको अपने अंदर ये समा लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हमारी अर्थ पे टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो अर्थ की वाटर साइकिल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रेनफॉल कम हो सकती है, मतलब बारिश कम हो सकती है, बारिश कम करने से सूखा पड़ सकता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना काफ़ी बड़ा कॉज है, जिसकी वजह से मिट्टी में हमारी जो सॉइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं। फिज़िकल चेंजेस जो हैं सॉइल को इफ़ेक्ट करते हैं काफ़ी बुरी तरीके से, उस पर पेड़ नहीं उग पाते, फिर अगर बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर देंगे ना, फिर उस पर पेड़ उगना ही, वो मिट्टी ही ख़राब हो जाती है, पेड़ उगना मुश्किल हो जाता है। सॉइल इरोजन जिसको हम बोलते हैं, सॉइल इरोजन होने लगता है। कम ट्री होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अगर पेड़ कम होंगे तो बहुत ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन होगा। उससे क्या होता है, जब पेड़ कम होते हैं तो मिट्टी को बांधने के लिए कोई नहीं रह जाता ज़मीन पे, तो मिट्टी उड़ करके हवा से चली जाती है और उसी को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। टॉप लेयर जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, जिसकी उपज उर्वरकता काफ़ी ज़्यादा होती है, वो चली जाती है उड़ के, और पत्थर जैसी हार्ड रॉक सिर्फ बच जाती है, हार्ड सॉइल बच जाती है। फिर इस सॉइल में ह्यूमस भी बहुत कम होता है, क्योंकि देखिए पत्तियां जो पेड़ से गिरती हैं फिर वो सड़ती हैं, ज़मीन में बैठ जाती हैं, तो उससे ह्यूमस क्रिएट होता है। ह्यूमस क्या होता है ना, ह्यूमस ना प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है मिट्टी को, जिससे फसल उग सके, जिससे पेड़ उग सके। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो पेड़ अपने जो है वेस्ट मटीरियल नहीं छोड़ेगा ज़मीन में, वो नहीं छोड़ेगा तो ज़मीन जो है वो फर्टाइल नहीं होगी, लेस फर्टिलिटी के कारण लेस ह्यूमस होगा, और ग्रेजुअली जो सॉइल है वो हमारा जो एरिया है वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो कोई भी इलाका रेगिस्तान में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी चीज़ को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी एरिया का रेत में कन्वर्ट हो जाना, रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाने को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फिर क्या होता है, अगर डेजर्ट डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो हम बता दिया मैंने आपको, अगर पेड़ बहुत ज़्यादा कटने लगते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब ज़मीन में पानी रहने की जो उसकी क्षमता है वो भी कम हो जाती है। मूवमेंट जो है पानी का वो सॉइल से सरफेस की तरफ, ऊपर की तरफ आ जाता है। इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, मतलब जैसे कि ज़मीन से ऊपर की तरफ आने में पानी को दिक्कत होने लगती है अगर पेड़ नहीं होते हैं। और क्या होता है, अगर बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ गई तो पानी ज़मीन के नीचे नहीं जाता है, तो उससे क्या होता है, पानी ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ज़मीन के अंदर पानी कम हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल गिर जाते हैं, और बाढ़ आती है क्योंकि पानी नीचे नहीं बैठ पाता, क्योंकि मिट्टी ख़राब हो जाती है अगर पेड़ नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है, फ्लड्स भी आते हैं। और क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते अच्छे, उसका कंटेंट, टेक्सचर, सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और क्यों, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटने की वजह से। और फिर इसमें यही है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर पेड़ नहीं हम लोग जैसे काटना रोकेंगे तो किस तरीके से हमारी दुनिया पे असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट आएंगे, फ्लड्स आएंगे, तो बहुत बुरी हालत हमारी हो जाएगी अगर हम लोग पेड़ों को काटना बंद नहीं करते हैं तो। ठीक हो गया ये हमारा। अब हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट को, जंगलों को कंजर्व करना, जंगलों को बचाना, जानवरों को बचाना, ये है हमारा। तो वही पहली बूझों को बताते हैं कि प्रोफेसर अहमद के साथ वो गए थे तो वो बात कर रहे थे कि किस तरीके से सेव किया जा सकता है जंगल को और जानवरों को। तो हमें ये येलो बॉक्स में जो चीज़ें रहती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है अर्थ का वो पार्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना। बायोस्फीयर क्या होता है, देखिए एक होता है हाइड्रोस्फीयर,
ठीक है, एक होता है लिथोस्फेयर और एक होता है हमारा एटमॉस्फेयर, और इन सब के बीच में जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं। तो बायोस्फेयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारी अर्थ पर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करें एक साथ और उनकी इंटर रिलेशनशिप हो आपस में और रिलेशनशिप हो एनवायरनमेंट के साथ। तो बायोस्फीयर का मतलब होता है ऐसा अर्थ का वो पार्ट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है रह सकते हैं, लाइफ रह सकती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग तरीके के जीव जंतु दुनिया में रहे, जैसे इंसान रहें, शेर भी रहें, चीते भी रहें, टर्टल्स भी रहें, बर्ड्स भी रहें, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरीके के प्लांट्स सब रहें, तो उसको हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, अलग होना। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि किसी चीज़ में जान हो, तो ऐसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ पर होनी चाहिए। और ये दिखाता है इंटर रिलेशनशिप, संबंध जो होता है हमारा सारे बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म से और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। तो देखिए प्रोफेसर अहमद जो हैं वो उन्होंने ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूजो एंड देयर क्लासमेट्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जाने की एक विज़िट कराने की बात प्रोफेसर अहमद जो है करते हैं और एक ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो वो जो सेलेक्ट करते हैं जगह प्रोफेसर अहमद, वो सेलेक्ट करते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व? ये है हमारा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क वगैरह में गए हैं तो आपको कैसा लगा? आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किए, मतलब करिएगा कमेंट सेक्शन, ठीक है। बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपने किस जगह आप गए थे, वो जगह कौन सी स्टेट में है, आपने कौन कौन से जानवर देखे और कैसा आपको लगा, ये सब ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं आपको इतना पढ़ाती हूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हूँ, तो जो बात मैं कहती हूँ वो भी तो आपको माननी चाहिए ना। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या फिर अगर आप नहीं गए हैं तो कहाँ पर जाना चाहेंगे। तो अब ये प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक विज़िट पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पूरी क्लास के बच्चों के लिए। ही नोज़ दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हेयर आर सिमिलर टू द अपर हिमालयन पीक्स। तो जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में प्लांट्स एनिमल्स मिलते हैं वो हिमालय की जो पीक में मिलते हैं ना प्लांट्स एनिमल्स, उनके जैसे ही हैं, और जो लोअर वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं उनके जैसे भी हैं। तो देखिए बीच में पड़ता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मध्य प्रदेश है, मध्य में पड़ता है ना। तो ऐसे प्लांट्स एनिमल्स भी मिल जाएंगे जो हिमालय में मिलते हैं और ऐसे भी मिल जाएंगे जो वेस्टर्न घाट में, मतलब इंडिया के सदर्न पार्ट में मिलते हैं। तो प्रोफेसर बिलीव करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी यहाँ जो मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी अलग है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो वो माधव जी जो हैं एक फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं, जंगल में काम करने वाले हैं, वो कहते हैं कि बच्चों को गाइड करें, बच्चों को दिखाएं पूरा बायोस्फीयर रिजर्व। और फिर वो जो है एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने इस एरिया के बैलेंस को, बायोलॉजिकल बैलेंस को बना करके रखा है। बायोलॉजी, हमारा जो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है और वो हमारा नेशनल हेरिटेज है, मतलब हमारा राष्ट्रीय सम्मान की तरह है। माधव जी बताते हैं बच्चों को अपने पर्सनल एफर्ट्स, उन्होंने क्या क्या काम किए, सोसाइटी ने क्या क्या काम किए, गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए इस फॉरेस्ट को बचा कर रखने के लिए, फॉरेस्ट की मतलब अच्छे से इसको रखने के लिए। गवर्नमेंट काफ़ी सारे लॉज रूल्स वगैरह बनाती है, मेथड्स बनाती है, पॉलिसी बनाती है, मतलब पूरी चीज़ें बताती है कि किस तरीके से चीज़ों को कंजर्व करके रखा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने बनाए हैं ताकि ये एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, जानवरों को और प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके जो इस एरिया में रहते हैं। अब ये देखते हैं हम लोग कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये सब क्या होते हैं। तो ये जो येलो बॉक्सेस होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो टू प्रोटेक्ट आर फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं? देखिए फ्लोरा का मतलब होता है जो चीज़ फ्लावर से रिलेटेड होती है, ठीक है, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना होता है जो चीज़ एनिमल से रिलेटेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? फौना कहते हैं। तो फ्लोरा होता है जो फ्लावर से, फूलों से रिलेटेड होता है, फौना जो चीज़ एनिमल से रिलेटेड होती है। तो फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको हैबिटेट, जिस जगह वो रहते हैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में प्रोटेक्टेड एरियाज़ बने हुए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ जहाँ पर इंसानों का जाना बहुत ही कम होता है। तो जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। यहाँ पे जो भी प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज़,
हंटिंग, पोचिंग ये सब प्रोहिबिटेड होते हैं। मतलब प्लांटेशन, आप यहाँ पे फसल नहीं उगा सकते, कल्टीवेशन वही फसल वगैरह नहीं उगा सकते हैं, अपने जानवरों को यहाँ पर नहीं चरा सकते हैं, ट्री नहीं काट सकते हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जानवर प्रोटेक्ट रहते हैं अपनी नेचुरल हैबिटाट में, बिना किसी डिस्टर्बेंस के। उनके हैबिटाट जो होता है, जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको उनके घर में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। नेशनल पार्क जो है वो एरियाज़ रिजर्व होते हैं वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटाट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे वो आराम से फ्रीली घूम के रह सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जिसमें वाइल्ड लाइफ, एनिमल, प्लांट सबको कंजर्व किया जाता है। और ट्राइबल्स मतलब जो कबीलाई लोग होते हैं, है ना, जो बंजारे, मतलब जैसे कि जो लोग जंगलों में रहे हैं सदियों से, वो लोग भी बायोस्फीयर रिजर्व्स में रह सकते हैं, मगर उनको भी पेड़ काटना और हंटिंग वगैरह करना इस सब के अधिकार नहीं होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, ये हमने देख लिया। अब हम ये देखिए पचमढ़ी सेंचुरी, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका पूरा हमें बताया गया है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। तो बच्चे जो हैं प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ बायोस्फीयर रिज़र्व में घूम रहे थे। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि बायोस्फीयर रिज़र्व ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे कंजर्व किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी को सही तरीके से संभाल करके रखा जाता है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में, जो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ही एरिया में पाया जाना या फिर होना। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबका साथ रहना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग फर्स्ट चैप्टर में समझ चुके हैं कि क्या होता है। छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम लोग शायद बिना माइक्रोस्कोप के जिन्हें ना देख पाएँ। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या हमारी करता है, हेल्प करता है बायोस्फीयर रिजर्व मेंटेन करने में बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। पूरी बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह सब सही तरीके से रहें और जिस तरीके का इलाके में कल्चर फॉलो किया जाता है वो भी किया जा सके। तो बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया, एक बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हो सकती हैं। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या है? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क है जिसका नाम कंसिस्ट ऑफ नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा, सतपुरा नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 2 जिसका नाम बोरी और पचमढ़ी है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एक काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी होते हैं। तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुरा नेशनल पार्क है और बोरी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें है ना। अब ये देखिए आगे वाला जो पार्ट है ज़्यादा नहीं बचा है, ये वीडियो फिर काफ़ी बड़ा हो गया है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारा का सारा जो पार्ट है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और देखिए हमारे पेड कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जिसमें आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटीरियल दिया जाता है और आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाता है और पर्सनलाइज वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो देखिए अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8077703225 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिएगा पेमेंट डिटेल्स के लिए और किस तरीके से कोर्स को फॉलो किया जाता है उसके लिए। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं चैनल और आगे बढ़े या फिर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।